चैप्टर 36 घर का भेदी लंका ढाए। पुलिस स्टेशन में वानी सामने बैठी हुई इंतजार कर रही थी। इंस्पेक्टर गिरिराज फोन पर किसी से बात कर रहे थे। वही हवलदार तावड़े नाइट पेट्रोलिंग करके वापस आके बस वही खड़ा ही हुआ था अपनी रिपोर्टिंग के लिए। इंस्पेक्टर गिरिराज की बात खत्म हुई और उन्होंने रिसीवर क्रेडल पर रहा ही था कि वानी शुरू हो गई। कांग्रेस, आपको प्रमोशन मिला, इसीलिए सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर जो बन गए हैं। शुक्रिया मिस वानी, तुम मुझे यहाँ बधाई देने तो नहीं आई होगी सिर्फ, गिरिराज बोला। काफी जल्दी पता चल गया, वानी बोली। लेट्स कम टू द पॉइंट एंड कट द चेस, गिरिराज ने कहा। मेरे भाई को गोली लगी ये तो आपको पता ही होगा, तो ये भी पता कर लीजिए कि इसके पीछे कौन होगा या फिर पुलिस का काम मुझे ही करना होगा, वानी ने कहा। इन्वेस्टिगेशन चालू है, जहां तक कातिल की बात है तो ये कोई जादू मंतर नहीं कि हवा में ही कातिल को पकड़ लूं। फॉरेंसिक टीम ने बताया था कि किसी स्नाइपर गन से मिस्टर सिंघानिया को शूट किया गया था। बुलेट मिल चुकी है तो कातिल भी मिल ही जाएगा, गिरिराज ने कहा। कॉन्फिडेंस काफी अच्छा है आपका, पर ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है ना, वानी बोली। ये तो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस नजरिए से देखती हो, गिरिराज ने जवाब दिया। वैसे जान सकती हूँ कि किस स्नाइपर राइफल से गोली चलाई गई थी, वानी ने पूछा। बेरेटा 501 स्नाइपर थी, इटालियन मेड बोल्ट एक्शन स्नाइपर राइफल जिसे 1985 में बनाया गया था पर कुछ सालों बाद उसका प्रोडक्शन डिसकंटिन्यू कर दिया था, गिरिराज ने कहा। इटालियन स्नाइपर की बात सुनते ही वानी की आंखें बड़ी हो गई। वो ठिठकी, फिर खुद को संभालते हुए उसने आगे पूछा। तो आगे क्या प्लान है, वानी ने कहा। आगे आप बताए, कोई इटली से तो मारने नहीं आ सकता या आप कुछ जानती है पर बताना नहीं चाहती, गिरिराज ने कहा। गिरिराज को वानी की शकल से कंफर्म हो चुका था कि जरूर वानी कुछ जानती है पर बताना नहीं चाहती। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, आप कहे ना क्या चाहते हैं, वानी ने सख्त आवाज में कहा। कहे ना तो बहुत कुछ चाहता हूँ पर आप सुनने का हुनर रखती है, गिरिराज बोला। सुनने का भी और सुनाने का भी, वानी बोली। तो सुनिए, बड़े लोगों के राज भी बड़े होते हैं, कहीं से एक या दो राज गुमते हुए इंडिया आ गए होंगे, गिरिराज बोला। हो सकता है पर इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। बेशक है, कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत मैं किसी को नहीं देता, चाहे वो कोई बड़ा नेता हो या कोई सरफिरा बिजनेसमैन, गिरिराज बोला। साफ साफ कहिए, वानी चिढ़ती हुई बोली। कहने को तो बहुत कुछ है, फिलहाल बस यही कहूंगा कि सारी इन्वेस्टिगेशन से पता चला था कि आज रात जो हादसा हुआ था उसमें उन हरामजादों की गलती थी, इसीलिए ऋषभ सिंघानिया के गिरेबान में मैंने हाथ नहीं डाला था, वरना जिस तरह से हैवानियत की सीमा पार करते हुए कालिया गैंग के लोगों को कुत्तों की तरह मारने पीटने और कानून को अपने हाथ में लेने पर मैं चाहूं तो अभी ऋषभ सिंघानिया को सलाखों के पीछे डालने से जरा भी पीछे नहीं हटूंगा, गिरिराज ने जवाब दिया। अगर आप ठीक से अपना काम करते तो कालिया गैंग के लोग हॉस्पिटल से ना तो मेरी भाभी को उठवाते, नहीं इस हालत में मेरे भाई को उन्हें छुड़वाने जाना पड़ता, वानी पलटवार करते हुए बोली। तभी इंस्पेक्टर का फोन बज उठा और साथ में वानी का भी। उसी वक्त एक लड़का 2 चाय लेकर आया और टेबल पर रख कर चला गया। दोनों बस बात करते रहे और दोनों के चेहरे के हाव भाव बदलते गए। वहां खड़ा तावड़े चुपचाप सब देखे जा रहा था। जब फोन पर बात खत्म हुई तब वानी गुस्से से टेबल पर हाथ मारती हुई बोली। दिल्ली पुलिस में दम है या सारी मर्दानगी बेचकर आई है, वानी चिल्लाती हुई बोली। आवाज नीचे, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं, ऋषभ सिंघानिया दोस्त है मेरा, इसीलिए अभी तक दोस्ती का लिहाज करके चुप बैठा हूँ, गिरिराज अकड़ के साथ बोला। हाउ डेयर यू, मुझसे इस तरह से बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, वानी गुस्से से बोली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक पुलिस इंस्पेक्टर से बदतमीजी से बात करने की, पूरे पुलिस स्टेशन में गिरिराज की आवाज गूंज उठी। वानी चुप हो गई। मैं कोई सिंघानिया का नौकर नहीं हूँ जिस पर जब मर्जी आए अपनी भड़ास निकालोगी तुम, गिरिराज ने कहा। तो काम भी पुलिस वाला कहा किया है आपने, हॉस्पिटल में भाई पर अटैक हो गया, वो भी फिर से, और पुलिस सो रही थी। भाई को सिक्योरिटी देने की जगह आप आराम से यहाँ बैठे हो और चाय पिए जा रहे हो, वानी गुस्सा करती हुई बोली। मिस वानी, तुम्हें क्या लगता है मैंने कोई कोशिश नहीं की होगी, गिरिराज बोला। तो रिजल्ट कहाँ है उस कोशिश का, वानी ने पूछा। अपने भाई से पूछो,
बेहतर और सुलझा हुआ जवाब मिलेगा, गिरिराज बोला। कहे ना क्या चाहते हो, वानी बोली। उससे जाकर पूछो कि जब पुलिस से Z प्लस सिक्योरिटी की बात की थी या फिर Y प्लस सिक्योरिटी लेने के लिए भी मिन्नत की थी, तब उसका दिमाग घुटनों पर था या किसी बाजार में बेच कर आया था, गिरिराज भड़कते हुए बोला। वानी चुप हो गई। उसे समझ में आ गया था कि गिरिराज क्या बोलना चाहता था। और पुलिस की बात छोड़ो, तुम खुद एक वक्त पर आर्मी में थी, फिर अपने भाई की सिक्योरिटी टीम की मैनेजर बनी, पूरी सिक्योरिटी को तुम अकेले संभालती थी, तो अचानक क्या हुआ कि तुम्हारे भाई ने सारे बॉडीगार्ड हटवा दिए थे और देश की टॉप एलिट फोर्स में गिनी जाने वाली Z प्लस सिक्योरिटी को भी उसने लेने से मना कर दिया है? कोई जवाब, गिरिराज बोला। इस बार वानी के पास कोई जवाब नहीं था। फिर गिरिराज आगे बोला, पुलिस की ये वर्दी। बोलते हुए गिरिराज ने अपनी वर्दी की तरफ उंगली करके आगे कहा, मुझे कहीं भी किसी भी वक्त पर और किसी के भी गिरेबान में हाथ डालने की इजाजत देती है, वो भी बिना किसी की परवाह किए बिना। ये तो मेरी इंसानियत ही समझ लो कि अभी तक सिंघानिया इंडस्ट्री मेरी आंखों का कांटा नहीं बनी। जिस दिन भी ऐसा कुछ हाथ लगा, सभी को तिहाड़ जेल की सैर करवा दूंगा, ये वादा है मेरा, गिरिराज बोला। डोंट वरी, सिंघानिया में काम कर रहे किसी का भी इरादा तिहाड़ जेल की शेर करना नहीं है, वानी ने कहा। गुड, गिरिराज बोल। अभी एक एहसान कर दीजिए, पब्लिक सर्विस प्रोवाइडर होने के नाते, वानी बोली। बको, गिरिराज बोला। कातिल को जल्दी पकड़ लीजिए, मुझे इस मैटर को कहीं अपने हाथ में ना लेना पड़े, क्योंकि जब आर्मी के लोग अपने पर उतर आते हैं तो आपको तो पता ही है इंडियन आर्मी का पावर लेवल की क्या औकात है, वानी हंसती हुई बोली और खड़ी हो गई। आई नो घेट, आपको आश्वासन देता हूँ कि आर्मीगिरी दिखाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, गिरिराज ने कहा। फिर आगे कहा, वो पुरानी कहावत तो सुनी ही होगी आपने। कहावत बहुत सारी है, वो भी पुरानी। आप किसी की बात कर रहे हो, वानी ने पूछा। वही, घर का भेदी लंका ढाए, गिरिराज बोला। वानी मुस्कुराते हुए बाहर चली गई। सर, ये सिंघानिया में एक से बढ़कर एक पागल भरे पड़े हैं, तावड़े अपने माथे पर आया पसीना पोंछते हुए बोला। तो मैं भी तो इन पागलों का इलाज करने वाला डॉक्टर गिरिराज ही हूँ, गिरिराज मुस्कुराते हुए बोला। बाहर कार में बैठे हुए वानी ने गुस्से से हाथ स्टीयरिंग पर दे मारा। शीट, आखिर 2 साल बाद फिर से इटली की कहानी कैसे शुरू हो गई? मुझे किसी भी तरीके से कल भाई से बात करनी होगी। कहीं घर में से तो कोई नहीं, या फिर सच में इटली से वो वापस आया है। पर उस रात भाई ने तो उसे, नहीं नहीं नहीं, मुझे सब ठीक से बता करना होगा। उस रात की बात को बाहर नहीं ला सकते, सब कुछ हिल जाएगा। अगर इटली में ये बात पहुंची तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। बस वानी, तुझे किसी भी तरह ये पता लगाना होगा कि इतनी में वो अभी है या नहीं। क्या सच में भाई ने उसे उस रात? नहीं यार शीट, वानी काफी ज्यादा परेशान थी। मैं भी तो वही थी, कैसे पता करूं? वानी ने थक हार कर गाड़ी स्टार्ट कर दी और घर की तरफ मोड़ दी। सुबह के 5 बज चुके थे। ऋषभ को अर्जेंटली घर पर ला दिया गया था। सभी बहुत ज्यादा परेशान थे। बेटा तुम ना ऋषभ का ध्यान रखना प्लीज, पृथ्वी ने किया से कहा। जी पापा, आप फिक्र मत करो, मैं हर पल उनके साथ ही रहूंगी, किया ने कहा। हाँ, तू बस उसके साथ ही रहे ना, वो बड़ा जिद्दी है, आसानी से नहीं मानेगा, अधिराज जी ने कहा। जानती हूँ दद्दू, मैं हूं ना, फिक्र मत करो, अगर नहीं मानेगे तो मैं कान पकड़वा कर भी अपनी बात मनवा लूंगी, और फिर भी अगर नहीं माने तो आप तो है ही मेरी मदद के किए, किया मुस्कुराती हुई बोली। हाँ, ये तूने सही कहा, कितनी सुलझी हुई है। इस गधे ने लाइफ में तुझसे शादी करने का जो डिसीजन लिया वो उसकी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था। अच्छा हुआ उसने हमारी बात नहीं मानी, नहीं तो तुझ जैसी सुलझी हुई जो इस बेवकूफ को कंट्रोल में रख सके वैसी बहू कहाँ से मिलती, अधिराज जी बोले। किया मुस्कुराई, फिर कहा, अच्छा मैं जाती हूँ, कहीं चलते फिरते बाहर ना आ जाए, वैसे भी कोई बात नहीं सुनते, किया बोली। हाँ हाँ तू जा और उसे संभाल, हम सब यहाँ का सब संभाल लेंगे, वैसे भी सुबह होने ही वाली है, थोड़ी देर आराम ही कर लेते हैं, अधिराज जी ने कहा। किया ऊपर कमरे में चली गई। सुन नताशा, पृथ्वी जी ने कहा। हाँ पापा, नताशा बोली। वो कब से खामोश ही खड़ी थी, और आर्यन भी। तुम दोनों को मैं साफ साफ बोल दे रहा हूँ, ऋषभ को अगर जरा भी परेशान किया है तो दोनों को इंडिया से बाहर भिजवा दूंगा, समझे? पृथ्वी जी काफी ज्यादा फिक्र कर रहे थे।
अरे शांत रहिए, दोनों ऋषभ के भाई बहन है, अपने भाई को वो किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होने देंगे। गीता जी पृथ्वी जी को समझती हुई बोली। तुम इन दोनों की हरकतों से वाकिफ नहीं हो। एक हफ्ते बेंगलुरु घूमने गए थे और वहां की इलेक्ट्रिक चिप मैन्युफैक्चर ब्रांच के सभी कर्मचारी हड़ताल पर उतर गए थे, पृथ्वी बोला। क्या? गीता हैरान थी, दोनों की ये हरकत घर में सिर्फ अधिराज पृथ्वी और ऋषभ को ही पता थी। इतना सब हो गया और आप अभी बता रहे मुझे, गीता बोली। अरे बहू, ये कोई ढिंडोरा पीटने वाली बात थोड़ी है कि फक्र से बता दे कि आज तुम्हारे दोनों बच्चों ने सर ऊंचा कर देने वाला काम किया है, अधिराज जी बोले और वहां से चलते बने। नट्स, आर्यन सच बताओ, वहां जाकर क्या किया था तुम दोनों ने? बोलो, गीता जी गुस्से से बरस पड़ी। मॉम, ऐसा कुछ नहीं था, नट्स बोली। नट्स, मैंने झूठ बोलना कभी नहीं सिखाया मेरे बच्चों को, गीता जी बोले। वो मॉम जाने दो ना, भाई बीमार है, आर्यन ने कहा और नताशा का हाथ पकड़कर सीधा घर से बाहर निकल गया। ये दोनों बात क्यों नहीं सुनते मेरी? गीता परेशान होते हुए बोली। किया ने दरवाजा ठीक से लॉक किया और कपड़े बदलकर बाथरूम से बाहर आई। वो धीरे से ऋषभ के पास आकर बैठी। ऋषभ सो रहा था, ये देख किया ने ब्लैंकेट ऋषभ पर ठीक से फैलाया और आग का टेम्परेचर कंट्रोल करके ऋषभ के बाजू में सोने की कोशिश करने लगी। ऋषभ को देखते हुए हर एक पल किया की आंखों के सामने से निकलने लगे सारे लम्हे जो उसने ऋषभ के साथ बिताए थे, साथ में वो लम्हा जब ऋषभ को गोली लगी। किया की आंखों से आंसू निकलने लगे थे। उसे वो वक्त याद आया जब डॉक्टर ने लगभग उम्मीद ही छोड़ दी थी, जब ऋषभ की सांसें रुक गई थी। किया मुंह पर हाथ रखकर रोने लगी थी। वो मुश्किल से अपना रोना रोक पा रही थी, मगर आवाज की वजह से ऋषभ की आंख खुल गई और वो आंख बंद करके रोती हुई किया को देखे जा रहा था, जो अभी इसकी तरफ ही मुंह करके रो रही थी। जब किया ना आंख खोली तो उसने देखा ऋषभ बस उसे ही देखे जा रहा था। किया हड़बड़ाती हुई दूसरी तरफ पलट गई, शायद ये मूवमेंट किया के लिए काफी ज्यादा अलग था। वो खुद को ऋषभ के आगे लाचार और कमजोर महसूस करने लगी थी। ऋषभ मुश्किल से खड़ा हुआ और बिस्तर पर पैर नीचे रखकर बैठा रहा। ऋषभ के राइट हैंड पर शोल्डर सपोर्ट बिठाया गया था और गले से हाथ को मोड़कर छाती से यूं लगाकर लॉक कर दिया गया था, ताकि ऋषभ की हाथ की मूवमेंट को रोक दिया जा सके और रिकवरी जल्दी से हो पाए। जबकि उसके दूसरे हाथ पर प्रेशर बैंडेज अप्लाई किया गया था, जिस वजह से वो हाथ की उंगलियां भी मुश्किल से हिला पा रहा था। इन शॉर्ट, अभी ऋषभ की हालत शोले के ठाकुर की तरह बन चुकी थी। उसने दाहिने हाथ से मुश्किल से ड्रॉवर खोला और अंदर से टिश्यू बॉक्स निकाल कर किया की तरफ धकेल दिया। पीठ पर कुछ छूने का एहसास होते ही किया मूडी, उसने हाथ लगाकर देखा तो टिश्यू बॉक्स हाथ में आया। वो ऋषभ को देखने लगी। ऋषभ उठा और आईने के सामने जाकर खड़ा हुआ। किया ने टिश्यू लेकर अपने आंसू साफ किए। मत रो, फोकट में मुझ जैसे इंसान पर आंसू बहाने से कुछ हासिल नहीं होगा, ऋषभ ने आईने के सामने देखते हुए कहा। कुछ चीजें हासिल करने के लिए नहीं होती, न ही साबित करने के लिए होती है, किया बोली। तुझे खुशी मिलनी चाहिए थी, अगर मैं मर जाता तो काफी लोगों का भला होता, ऋषभ बोला। किया गुस्से से खड़ी हुई और ऋषभ के पास गई। उसने ऋषभ को पलटकर एक थप्पड़ मार दिया। रूम में खामोशी थी। बस बहुत हुआ ये सब, आइंदा से अगर मरने की बात भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? किया की आवाज में नमी आ चुकी थी। ऋषभ ने बैग की तरफ देख फिर किया की तरफ। खून देने के लिए किसने कहा था? ऋषभ बोला। क्यों नहीं दे सकती? किया बोली। किसी का एहसान पसंद नहीं, ऋषभ ने कहा। और मुझे आपकी ये अकड़ पसंद नहीं, किया बोली। अकड़ नहीं, वजूद है मेरा। कहीं मुझे इस वजूद को ही मिटाना ना पड़ जाए, सुधार जाए नहीं तो अच्छे से सुधारना आता है मुझे, किया ऋषभ का हाथ धीरे से पकड़ते हुए बोली। ये क्या कर रही हो? ऋषभ बोला। दिखाई नहीं देता पति या अंधे होने का नाटक कर रहे हो? किया बोली। हाथ छोड़ मेरा, ऋषभ गुस्से से बोला। नहीं, किया मना करती हुई बोली। देख, मुझे अकड़ मत दिखा, ऋषभ अब काफी चीड़ गया था। सॉरी पति, पर क्या है ना, दोनों ही नेगेटिव है। ओ नेगेटिव, किया बोली। तो? ऋषभ ने पूछा। तो जिद्दी अगर आप हो तो मैं भी आपकी जिद ही हूँ, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाली, किया बोली। मरोगी तुम, ऋषभ बोला। प्यार से मारना, अरे नजाकत से मारना, आराम से मारना, आप ही की बीवी हूं, तड़पा तड़पा कर मारना, किया बोली।
उस वक्त वार करूंगा जब तुझे पता भी नहीं होगा और तू उसी वक्त हारेगी, ऋषभ बोला। हारना भी मेरे लिए आपकी दी हुई हसीन मोहब्बत ही हुई, किया बोली। काफी आशिकाना हो, ऋषभ ने कहा। ना, किया ना में सर हिलाती हुई बोली। दिलफेक हूँ, माशुकाना हूँ, किया ने ऋषभ का शोल्डर सपोर्ट ठीक से टाइट करते हुए कहा। फिर ऋषभ को संभाल कर वापस बिस्तर के पास लेकर आई और बिठा दिया। फिर अपने हाथ से ऋषभ के दोनों पैरों को उठाने लगी। बीवी शोले में ठाकुर के हाथ गायब हुए थे, पैर नहीं, बोलकर ऋषभ ने तुरंत ही अपने पैर ऊपर कर दिए। किया मुस्कुराए और ब्लैंकेट ऋषभ के पैरों पर खींच दिया। ये लीजिए, बोलकर किया ने पानी का ग्लास आगे कर दिया। मैंने कब मांगा जो तू मुझे पानी पानी करने पर उतर आई है, ऋषभ बोला। जी क्या है ना पति, मेरे जो पति परमेश्वर है ना, उनका गला अक्सर रात को सूख जाता है जिस वजह से सुबह उन्हें कुछ ज्यादा ही दिक्कत होती है, इसीलिए वो रात को जब भी सोते हैं तो पानी पीकर ही सो जाते हैं, किया ने बोलते हुए ग्लास ऋषभ के होठों के पास ले जाकर रख दिया। किया ग्लास को पकड़ी हुई थी और मुस्कुराते हुए ऋषभ को देख रही थी। ऋषभ बस उसे ही देखे जा रहा था। कंटिन्यू। हाय फ्रेंड्स, आई होप आप आज के चैप्टर में नाराज नहीं हुए होंगे। काफी फैंस को जल्दी से राज जानना है और मुझे भी जल्दी है, पर बीच में यूं ही सब काट नहीं सकते ना, वरना स्टोरी का थ्रिल ही चला जाएगा। छोटी सी छोटी डिटेल्स यहाँ पर एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मुझे काफी ज्यादा इंतजार है, मैं और तुम का शायद से अगले हफ्ते तक आ जाएगा। मुझे पता है काफी लेट है, पर कुछ नहीं हो सकता, पूरी स्टोरी बीच से उड़ा नहीं सकते। रियली सॉरी, बट प्रॉमिस अगले हफ्ते तक सब हो जाएगा। कल भी मजा आएगा, इसी का कंटिन्यू पार्ट है। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि व्यूज और बढ़े, एंड थैंक यू फिर सपोर्ट। कोई रिक्वेस्ट हो तो कमेंट में बता दीजिएगा। प्लीज किसी भी कंक्लूजन से पहले अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। एक ही एपिसोड में नहीं दिखाया जाता कि किस लिए ये सब हुआ और क्यों हुआ। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ध्यान देंगे तो शायद से पता चल जाएगा। चैप्टर 37 में तेरा आशिक तू तेरी आशिकी। ये क्या कर रही हो, बोलोगी, ऋषभ ने पूछा। पति, मैं तो बस आपको अमृत पिला रही हूँ, किया मुस्कुराती हुई बोली। मजाक नहीं, ऋषभ चिढ़ते हुए बोला। दिखाई नहीं देता आपको पानी पिला रही हूँ, किया पास बैठते हुए बोली। देख ये सब मुझे पसंद नहीं है, पहले ही बोल दे रहा हूँ, बंद कर दे, मुझे अच्छा नहीं लगता जब तू मेरी इतनी। बोलकर अचानक ही ऋषभ रुक गया और अपना मुंह दूसरी तरफ फेर दिया। किया ने अफसोस करते हुए मुंह टेढ़ा किया और ऋषभ को ही देखने लगी। दोनों चुप थे। करीब 1 मिनट तक यही चला। ऋषभ को काफी ज्यादा बेचैनी होने लगी थी। देख, मुझे मत देख, ऋषभ बोला। अरे पहले बोल रहे हो देख, फिर मत देख बोल रहे, अब देखूं या ना देखूं, बोलो, क्या परेशान करती हुई बोली। जो करना है कर, पर मुझे इस तरह से मत देख, ऋषभ किया की तरफ मुंह करके बोला। माय क्यूट लिटिल ऋषु, किया प्यार से ऋषभ के चेहरे पर अपना हाथ रखती हुई बोली। पहली बात, ना तो मैं क्यूट हूँ और ना ही तुम्हारा कोई लिटिल ऋषु हूँ, ऋषभ बोला। और दूसरी बात क्या, किया ने पूछा। ओवस्मार्ट, दोनों बातें एक साथ ही बता दी थी मैंने, ऋषभ ने कहा। ओह, तो ऋषु, किया शब्द को खींचती हुई बोली। ऋषभ सिंघानिया नाम है, अगर याद नहीं रहता तो हाथ पर लिखवा दो, परमानेंटली याद रह जाएगा, ऋषभ ने कहा। वो भी कर लेंगे, बस के बार बोल दो, किया ऋषभ के और पास आकर बैठी। क्या बोलूं? यही कि मैं तेरा आशिक और तू मेरी आशिकी, कसम से अपनी छाती पर नाम ना लिखवा दूं तो बोलना, किया बोली। आशिकों के जुलूस में जनाजा बनने का कोई शौक नहीं। लैला के प्यार में मजनू बेमौत मारा गया था। मैं शैतान ही ठीक हूँ, अकेला ही भौकाल मचाता हूँ, ऋषभ ने कहा। पति, किसने कहा मजनू बनिए या रांझा बनिए? अगर शैतान ही हो तो शैतानियत ही दिखा दो। बस एक बार प्यार से हैवानियत भुला दो। कसम से तेरे दर पर सर झुकाओगी। वादा है मेरा, शैतान की मल्लिका हूँ, जहानुम तक साथ निभाऊंगी। किया ऋषभ के गाल खींचते हुए बोली। देख, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, ऋषभ काफी ज्यादा चिढ़ा हुआ था। अगर नहीं हो तो साबित भी तो करो। चुपचाप पानी पिलो, किया ने कहा। नहीं पीना, मैं खुद पी लूंगा, ऋषभ बोला। तो पियो, बोलकर किया ने ग्लास वही पास खड़े टेबल पर रख दिया। ऋषभ ग्लास को ही देखे जा रहा था। क्या हुआ, नहीं पीना, किया बोली।
ऋषभ ने हाथ आगे किया और ग्लास को पकड़ा, मगर बैंडेज कुछ ज्यादा ही टाइट था। ऋषभ को ग्लास पकड़ने में दिक्कत हो रही थी, पर फिर भी जिद तो जिद थी। पूरी अकड़ के साथ ऋषभ ने अपनी उंगलियां मरोड़ी और कांच के ग्लास को कसकर पकड़ लिया, पर हाथ में जलन कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। किया ने ध्यान से ग्लास के ऊपर से झांका। ग्लास में से ऋषभ की बैंडेज का कलर बदलने लगा था, वो धीरे धीरे लाल होने लगा था। किया ने ऋषभ की तरफ हैरानी से देखा, मगर वो हैरान थी, ऋषभ उफ तक नहीं कर रहा था। ऋषभ के चेहरे पर उलझन या परेशानी की लकीरें जरूर उभर कर आई थी, मगर आवाज मुंह से गायब ही हो गई थी। दर्द हो रहा है, फिर भी इतनी जिद किस लिए ऋषु? किया ने ग्लास को अपने हाथ में वापस लेते हुए पूछा। जिद नहीं है, बस खुद से अकेला रहने की आदत है। तब भी मदद नहीं चाहिए थी ना? आज चाहिए, वो बोला। इसीलिए डॉक्टर ने जब स्टिचेस लेने के लिए बोला तो मना कर दिया। आप अगर टांके लगवा लेते तो क्या हो जाता? किया बोली। हाथ का नक्शा बिगाड़ने का मुझे कोई शौक नहीं बीवी, ऋषभ अकड़ दिखाता हुआ बोला। पर अब तो मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी, बस कीजिए। क्यों इतनी तकलीफ और क्यों इतनी अकड़? किया ऋषभ को देखकर मायूस हो चुकी थी। किया के चेहरे पर दुख साफ साफ दिखाई दे रहा था। बोला ना, नहीं चाहिए कोई मदद, ऋषभ गुस्से से बोला। ऋषु, किया ने ऋषभ के हाथ से पकड़ा हुआ ग्लास छीन लिया। बात यहाँ सिर्फ मदद की नहीं है, मैं आपकी लीगल वाइफ हूँ, बीवी हूँ आपकी, और अगर आपको कोई दिक्कत होती है और परेशानी होती है तो आप जिम्मेदारी हो मेरी, किया गुस्से से बोली। बीवी, मैंने तुमसे नहीं कहा कि मेरी जिम्मेदारी उठाओ, तो क्यों मुफ्त में ये सब कर रही हो? ऋषभ ने कहा। मुफ्त में नहीं, आपको पाने की वजह से कर रही हूँ, किया बोली। भूल जाओ, ऋषभ ने कहा। मुमकिन नहीं, काफी जिद्दी हो, ऋषभ बोला। आप ही की हूँ, किया बोली। फिर आगे कहा, अब चुपचाप पानी पी लीजिए, नहीं तो क्या, दद्दू को बुलाओगी? ऋषभ बोला। ना, उद्धरण चिन्ह, सारी रात आपके पास यही बैठी रहूंगी, किया ने ऋषभ के होठों पर ग्लास ले जाते हुए कहा। ऋषभ बस चुप था, वो कुछ नहीं बोला ना ही पानी पिया। किया ऋषभ की इस हरकत से परेशान हो चुकी थी। वो जानती थी ऐसे तो ऋषभ उसकी बात कभी नहीं मानेगा, पर उसे पता था कि ऋषभ को कैसे मनाना है। प्लीज ऋषु, पानी पिलो, किया बड़े ही प्यार से नम आवाज में बोली। वो ऋषभ को ही देखे जा रही थी। ऋषभ ने उसे देखा। ऋषु, प्लीज, आपका गला सूख जाता है, फिर सुबह काफी ज्यादा दिक्कत होगी, पानी पी लीजिए ना, किया मनाती हुई बोली और ग्लास ऋषभ के होठों पर रख दिया। चमत्कार ही बोल दो, अब्दू ने पानी पी ही लिया। किया ने टिश्यू से ऋषभ के होठों को साफ किया। जब पता है मेरे सामने आपकी अकड़ नहीं चलने वाली तो इतना अकड़ते क्यों हो फिर? किया ऋषभ के बालों को ठीक करते हुए बोली। फिर उठी और हेयर ऑयल की बोतल लेकर आई। सुबह के 5:30 हो चुके हैं, ऋषभ बोला। जानती हूँ, पर इस हालत में आप ऑफिस जाने से रहे तो आराम से सोते रहिएगा, और रही बात जिम की तो वो भी नहीं कर सकते। ऐसा कोई भी काम जिसमें हाथ की मूवमेंट हो, वो आप नहीं कर सकते, किया ऋषभ के बालों में मसाज करती हुई बोली। हद है, ऋषभ का मूड उखड़ गया। इन सब में उसे ये पता ही नहीं चला कि उसका ऑफिस जाना बंद था। मैं फिर भी कल जाऊंगा, ऋषभ बोला। भूल जाए, किया मसाज करती हुई बोली। तू भूल जा, मैं तो जाऊंगा, ऋषभ बोला, फिर आगे कहा। मैं भी देखता हूँ तू कैसे रोकती है मुझे, ऋषभ ने कहा। किया मसाज करते हुए मुस्कुराए, उसे अच्छा लग रहा था। ऋषु, आप उठेंगे तब जाएंगे ना, किया बोली। क्या मतलब तेरा? ऋषभ हड़बड़ाया। कल खुद देख लेना, प्रॉमिस में कुछ नहीं करूंगी, सब अपने आप हो जाएगा, किया ने समझाया। देख, तू मुझे परेशान मत कर, मैं कल ऑफिस तो जाऊंगा ही, ऋषभ बोला। पूरे दिन घर पर रहने के ख्याल से ही उसे डर लगने लगा था। अक्सर यही होता है, जो लोग काफी ज्यादा टाइम बाहर होते हैं उन्हें अचानक ही घर में ही रहना पड़े तो उनकी तो शामत आई समझो। ऋषु, शांत हो जाए, कल कुछ भी नहीं होगा। और रही बात आपकी जिद की, तो आपको तो पता ही है मेरे सामने ये सब नहीं चलने वाला, किया काफी ज्यादा अच्छे से हेड मसाज कर रही थी। ऋषभ की आंखें थकान की वजह से भारी होने लगी थी। देख, तू कुछ भी कर, मैं कल जाऊंगा, ऋषभ अपनी जिद पर अड़ गया था। किया बस मुस्कुराई पर कुछ नहीं बोली। ऋषभ उबासी लेने लगा था।
थोड़ी देर और मसाज करने के बाद किया ने ऋषभ को बैग की दूसरी तरफ सुलाया, वो भी जबरदस्ती। किया ऋषभ के लेफ्ट हैंड के बाजू में आकर लेट गई। किया ने ऋषभ की तरफ देखा और कसकर उसका हाथ जकड़ लिया। क्यों? आखिर ये सब करके तुझे क्या मिलेगा? बस कर, ऋषभ बोला। पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं, किया अनजान बनते हुए बोली। मेरा ख्याल मैं खुद रख सकता हूँ, ऋषभ बोला। किया कुछ देर खामोश रही, वो बस ऋषभ को देखे जा रही थी। उसे यूं ये सब करता देख ऋषभ काफी ज्यादा अपसेट था। मत कर बीवी, तू जब जलेगी दर्द मुझे भी होगा, ऋषभ बोला। जानती हूँ पर क्या करूँ, क्षमा, जलना मेरे मुकद्दर में है, किया छत की तरफ देखती हुई बोली। वैसे एक बात कहूँ, किया बात को बदलती हुई बोली। क्या? ऋषभ ने पूछा। मुझे आकर बचाया क्यों? किया की बात सुनकर ऋषभ खामोश रहा। बोलो, इतनी ही नफरत है तो इतना डर क्यों? किया ने पूछा। क्या करूँ, तू आदत बन चुकी है, इस टूटे दिल की दास्तान बन चुकी है। नफरत बेपनाह करता था, मगर जब हिम्मत दिखाई तो कयामत बन चुकी थी। तेरे लिए उस खुदा से भी टकराया था, उस रात ना जाने क्यों इंसान में भी कहलाया था। सारा गुरूर टूटा था जब बेपनाह इश्क ने मुझे छोड़ा था। गलती तेरी नहीं थी, तू थी ही इंतकाम मेरी, मगर अफसोस में पागल बंजारा जो था। ऋषभ ऊपर की तरफ देखते हुए बोला। जानती हूँ दर्द दिल छुपाना मुश्किल है, मैं भी जानती थी, इस दर्द को पहचानती थी, पर नादान थी तेरे इश्क की सच्चाई से जो अनजान थी। दर्द में नहीं दिया था, तुझे इस हद तक तोड़ा था, गलती मेरी थी, तू तो मेरा ही उजाला था। माफ भी कर दे, अगर जलना मेरा मुकद्दर था तो तू भी तो मेरा परवाना था। किया ने ऋषभ का हाथ पकड़ते हुए कहा। बता दो क्यों आए थे? क्या आप भी कहोगे परवाह नहीं, प्यार नहीं? किया बेचैन थी। नहीं जानता, बस इतना पता था तुझे खोना, कूद के वजूद को मिटना था, ऋषभ ने कहा। और आप कहते हो मेरा वजूद कोई मायने नहीं रखता? झूठे, किया रोती हुई शकल बनाए बोली। ये उस दिन बोलना जब तू सच जान जाएगी, तब बताना क्या सच में तू खुद को देख पाएगी? ऋषभ ने आंखें बंद करी। किया कुछ नहीं बोली, बस लेटी रही। कुछ देर बाद उसकी भी आंख लग गई। सुबह के 8 बज रहे थे। हॉस्पिटल में एक्यू के सामने विधु, धवल, पलाश, ध्रुव, रौनक, मिहिर, मयूर, नताशा, आर्यन सब जमा हुए बैठे थे। सभी नताशा को खा जाने वाली नजर से देखे जा रहे थे। अब किसी है उसकी हालत? ध्रुव ने पूछा। होश कहाँ आया है, जैसी थी वैसी ही है, पलाश बोला। ये सब इस बेवड़ी की वजह से हुआ है, मयूर गुस्सा करते हुए बोला। सॉरी यार, मेरी वजह से आज रुद्र इस हालत में है, नताशा मायूस होते हुए बोली। क्या सॉरी? तुझे कोई अंदाजा भी है तूने क्या कांड किया है? अगर इसे कुछ हो जाता तो मर जाता तो, ध्रुव गुस्से से बोला। सॉरी ना, मैं डिप्रेस थी, नताशा बोली। तो क्या सबको मारती फिरेगी? ध्रुव डांट लगाते हुए बोला। देख, हम पैसे वाले जरूर हैं, मगर इतने भी गए गुजरे नहीं है कि जान की कीमत ही ना हो, मयूर बोला। तेरे भाई की वजह से तू बची है नताशा, नहीं तो अभी तक सलाखों के पीछे होती, समझी? ध्रुव बोला। ये ड्रग्स का लफड़ा बंद कर दे, ये अच्छी बात नहीं है यार, रौनक समझाते हुए बोला। हाँ, कोशिश कर रही हूँ, अभी तक काफी कंट्रोल किया है मैंने, नताशा सर झुकाए बोली। ओए आर्यन, तू इस पर ठीक से नजर रखना, मिहिर बोला। हाँ यार, पक्की नजर है मेरी, आर्यन ने कहा। वैसे डॉक्टर ने क्या बोला है? ध्रुव ने पूछा। 3 या 4 दिन के बाद ओपन स्पाइन सर्जरी है, विधु बोला। यार ये स्पाइन सर्जरी काफी ज्यादा हार्ड होती है, मैंने सुना है अगर फेल हुई तो पेशेंट पूरी लाइफ बेड पर ही लेटा रहेगा, मयूर बोला। यार नेगेटिव मत बोल, कुछ नहीं होगा, इसने यहाँ तक सरवाइव किया है, ही इज अ फाइटर यार, ध्रुव ने कहा। हाँ यार, कुछ नहीं होगा इसे, धवल बोला। तभी एक लड़का वहां पर आया। तू यहाँ क्या कर रहा है? ध्रुव उस लड़के को देखकर बोला। वो वेस्ट साइड से इन्विटेशन आया है, 2 हफ्ते बाद अंडरग्राउंड प्ले होगा, वो लड़का बोला। यार सिंसिनाटी तूने बोला था अगले महीने होगा, फिर 2 हफ्तों में कैसे? मिहिर ने पूछा। मुझे क्यों पूछ रहा, मैं थोड़ी इस गैम्बलिंग प्ले का बॉस हूँ, सिंसिनाटी बोला। हद है यार, मयूर हाथ मारते हुए बोला। अब क्या करे? रौनक ने पूछा। सबके पास कितने पैसे हैं, सब घर जाकर देख लेना, इस बार हम लोग जीत कर ही आएंगे, ध्रुव बोला। हाँ, उस टोनी ने लास्ट टाइम चिट किया था, साला किसी ने बात नहीं सुनी थी हमारी, नताशा बोली।
बहुत गुस्सा आया था, जी कर रहा था उस टोनी और उसके फ्रेंड्स का मुंह तोड़ दूं, पलाश बोला। पर इस बार पहले से ही प्रिपेयर करके जाएंगे, पिछली बार का भी तो वसूल करना है, ध्रुव ने कहा। सब लोग अच्छे से तैयारी कर लो, इस बार मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए, मयूर बोला। हाँ सही कहा, रौनक ने हामी भरी। मैं भी आऊंगा, आर्यन बीच में बोल पड़ा। ओए तुझे ये क्या हलवा लगता है क्या? मयूर भड़क गया। इस बार बड़े लोगों का पोकर ऊपर रखा गया है, सिंसिनाटी बोला। कहा, वो है स्केनोर होटल में। रौनक हैरानी से बोल पड़ा। मगर वहां तो लास्ट टाइम नहीं था, ये वेस्ट वालों ने डील फाइनल कर ली क्या? पलाश ने पूछा। लग तो यही रहा है, ध्रुव ने कहा। यार इस बार अगर पकड़े गए तो बिना किसी वार्निंग के हमारे भाई बहन सीधा उस गिरिराज इंस्पेक्टर के हवालात में डलवा देंगे, मुझे नहीं जाना, मिहिर बोला। हाँ यार पिछली बार बता है ना, रोड पर सबको मुर्गा बनाया था, ये हमारे भाई बहन किसी जल्लाद से कम नहीं है, मयूर बोला। खासकर मेरी बहन गरिमा, मयूर को गुस्सा आने लगे थे। जो होगा देखा जाएगा, पर इस बार उस टोनी और उसकी गैंग से हिसाब बराबर करके ही दम लेंगे, ध्रुव अपनी मुट्ठी भींचता हुआ बोला। सिंघानिया विला। सभी बड़े घर से बाहर जा चुके थे। घर में सिर्फ बटलर किया और ऋषभ ही थे। सुबह के 11 बज रहे थे। किया नाश्ता लेकर कमरे में आई और नाश्ता टेबल पर रख दिया था। फिर किया ने खिड़की के पास वाले पर्दे हटाए। जब धूप ऋषभ के चेहरे पर गई तो नींद में ही उसने आंखें मूंद ली। ये देख किया उसके आगे आकर खड़ी हो गई ताकि ऋषभ के चेहरे पर धूप न जाए और उसकी नींद खराब ना हो। मैंने जल्दी कर दी, थोड़ी देर सोने देना चाहिए, किया खुद से बोली। तभी ऋषभ ने धीरे से आंखें खोली। जब ऋषभ ने आपस नजर घुमाई तब किया उसके सामने ही खड़ी थी। गुड मॉर्निंग माय क्यूट हब्बी, किया होठों पर बड़ी सी स्माइल लाते हुए बोली। हाँ गुड मॉर्निंग बीवी, ऋषभ उठने की कोशिश करने लगा। किया जल्दी से पास आई और ऋषभ को उठाने में मदद करने लगी। तुम दूर रहने का क्या लोगी, ऋषभ चिढ़ता हुआ बोला। एक किस, बोलकर किया ने अपना गाल ऋषभ के होठों के आगे धर दिया। भूल जाओ, ऋषभ बोला। ठीक है, बोलकर किया ने ऋषभ के माथे को चूम लिया। ये क्यों, ऋषभ बोला। मैजिक किस है, किस्मत बदल जाएगी, किया ऋषभ का सपोर्ट चेक करती हुई बोली। झूठी, ऋषभ बोला। पति मेरा डायलॉग है, किया बोली। और जो तू हर बार मेरा डायलॉग कॉपी करके ले लेती है उसका क्या, ऋषभ बोला। कितने कंजूस हो, एक दो डायलॉग क्या ले लिए, मुंह तो ऐसे बना रहे हो जैसे आपकी किडनी ले ली हो, किया ऋषभ के पीठ पीछे पिलो रखती हुई बोली। टाइम क्या हुआ है, ऋषभ ने पूछा। 11:10 शार्प, किया बोली। वॉट, ऋषभ बिगड़ा। तूने उठाया क्यों नहीं, ऋषभ किया पर गुस्सा करते हुए बोल। सुबह ही बोला था कि मैं कुछ भी नहीं करूंगी, भूल गए क्या, किया कातिल मुस्कान होठों पर लिए खड़ी थी। तूने जानबूझकर ये किया, मैं तुझे कभी भी माफ नहीं करूंगा इसके लिए, ऋषभ बोला। मत करना, किया ऋषभ के पास आकर बैठी। ऋषु, आपकी हेल्थ मेरे लिए ज्यादा जरूरी है ना कि आपका ऑफिस जाना। अब उठिए और बाथरूम में चलिए मेरे साथ, किया बोली। मर जाऊंगा पर नहीं आऊंगा, बोलकर ऋषभ गुस्से से खड़ा हुआ और बाथरूम की ओर गया। तभी किया ने भागकर रूम का दरवाजा लॉक कर दिया। ऋषभ बाथरूम में खड़ा मिरर में अपनी शकल देखे जा रहा था। ऋषभ ने फिर बेसिन की तरफ देखा, वहां माउथ फ्रेशनर था जिससे ऋषभ को फिलहाल के लिए ब्रश करने की जरूरत नहीं थी, मगर उसके हाथ की जो कल रात हालत हुई थी उसे देखकर उसने तिरछी नजर किया पर डाली। किया दरवाजे पर खड़ी कातिल स्माइल लिए ऋषभ को ही देखे जा रही थी, जैसे उसे पता था कि ऋषभ उसे ही देखेगा। उसने आवाज लगाई, नथुलाल जी, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। फ्रेनल पर तब भी कोई नहीं आया। आज सभी नौकरी से बाहर जाएंगे और इस घर से भी, ऋषभ गुस्से से बोला। तभी किया खांसने का नाटक करने लगी। उसे यूं खांसता देख ऋषभ की नजर उस पर गई। किया दरवाजे पर ही खड़ी थी। पति अब आवाज लगा भी दो, आपकी तबाही इतनी आसानी से आपको हाथ से जाने नहीं देगी, किया बोली। ऋषभ को अब रोना आ रहा था। अकड़ दिखाकर वो बाथरूम में आया पर कोई फायदा नहीं हुआ। ये किया को अभी ही दरवाजे पर खड़ा होना था। जानबूझकर मुझे परेशान कर रही, छोड़ूंगा नहीं इसे मैं, ऋषभ गुस्से से बोला।
ऋषभ के पास अब कोई और चारा नहीं था सिवाय किया को आवाज लगाने के। हाय फ्रेंड्स, सॉरी 1-2 दिन में राज खुलना शुरू हो जाएगा। तब तक वेट कर लीजिए एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर। आज के लिए इतना ही।